हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के, और इस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। मैं यहाँ पे पहले नाम लिख देता हूँ, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं इससे। आप इस चैप्टर को पूरा जरूर पढ़ें। ओके, तो इस चैप्टर में हम पहले हेरिडिटी वाले पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम एवोल्यूशन वाले पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो आप पहले हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर अगर आप देख लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस चैप्टर को समझने में। तो अगर आपने उस चैप्टर में पढ़ा था तो उस चैप्टर में आपने क्या देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। उनके पास एबिलिटी है किस काम को करने की? रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। और रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी को प्रोड्यूस करता है। अब ये कॉपी एकदम एग्जैक्ट जो होती है या मतलब सिमिलर होगी सिमिलर होगी या उसमें कुछ वेरिएशन होगा। थोड़ा बहुत मतलब सिमिलरिटी तो होगी, कॉपी ही होगी, बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, उसमें कुछ वेरिएशन भी होगा थोड़ा बहुत। अगर सिमिलर कॉपी देखना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन सा रिप्रोडक्शन में सिमिलर कॉपी देखने को मिलती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आपको एकदम एग्जैक्ट कॉपी देखने को मिलेगी। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन भी देखने को मिलता है। वेरिएशन कैसे आता है इसको हम आगे समझेंगे। ओके, तो इस चैप्टर को देखो, अब ये सारी चीजें ट्रांसमिट होती हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि आप अपने कॉपी को प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करे। और सारे ऑर्गेनिज्म इस काम को कर रहे हैं। सारे ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी को बना रहे हैं, अपने सेम स्पीसीज और सेम मिलते जुलते इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनके अंदर वेरिएशन भी थोड़ा बहुत देखने को मिलते हैं। इवन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर आप कंपेयर करें शुगर केन को और ह्यूमन को कंपेयर करें तो अगर देखें शुगर केन से बनने वाले जो शुगर केन होते हैं उनके अंदर ना के बराबर वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब जो पेरेंट्स होंगे, पुराना वाला शुगर केन, नया वाला शुगर केन, लगभग दोनों के अंदर दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। बट अगर आप ह्यूमन का देखें तो ह्यूमन में जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे, तो उनके अंदर काफी ढेर सारे वेरिएशन और ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हाइट हो गया, फेस कलर हो गया, मतलब स्किन कलर हो गया, आईज कलर हो गया, हेयर कलर हो गया आपका, और भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ पे वो सारी चीजें मॉर्फोलॉजिकली आप उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ऊपर से कि क्या क्या डिफरेंसेस उनके अंदर दिख रहा है, जिससे आप आराम से आइसोलेट कर सकते हैं कि हाँ ये और इनके अंदर ये डिसेबिलिटीज आपको देखने को मिल रही है। बट कैरेक्टर ट्रांसमिट होती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ ह्यूमन मीन्स अगर आप ह्यूमन को देखें तो वो अपने बेबी को प्रोड्यूस करते हैं तो ऑफकोर्स वो ह्यूमन ही होता है। उसके पास भी दो हाथ, पेरेंट्स के पास भी दो हाथ, दो पैर, दो आंख, ये सारी चीजें जितनी बॉडी में पार्ट्स पाए जाते हैं सेम चीजें उसके बेबी के अंदर पाई जाती है। बट कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। बट वेरिएशन जो होता है वो काफी कम होता है। अगर देखा जाए तो वो लगभग 1 से 2% या लेस देन 1% वेरिएशन देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर कैन बी इजीली ट्रांसमिट। तो ज्यादातर पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो बच्चे के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अब ये कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होते हैं, इन कैरेक्टर के ट्रांसफर को हम कहते क्या है, उसी को समझना है। तो कैरेक्टर के ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स है, पेरेंट्स के पास जो कैरेक्टर है वही कैरेक्टर अगर उनके बेबीज के पास जा रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। बहुत आसान वर्ड है। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, इनहेरिटेंस। तो ऑलमोस्ट दोनों सिनोनिम्स हैं, इनहेरिटेंस। तो आप इसको हेरिडिटी कह लें या फिर इनहेरिटेंस कह लें। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से माँ बाप से बच्चों के अंदर कैरेक्टर का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? आपका हेरिडिटी कहलाता है। बस यही आपको समझना है। अब हेरिडिटी के साथ साथ आप पढ़ेंगे, देखो
ये तो आज से नहीं, बहुत पहले से लोगों को पता था कि कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। आज भी शादी होने वाली होती है किसी के यहाँ, तो लड़के वाले जाते हैं लड़की को देखने के लिए, तो पहले पेरेंट्स को देखते हैं, अगर उनकी स्किन कलर फेयर है तो वो अंदाजा लगा लेते हैं कि जो लड़की होगी जो सामने नहीं अभी आई है उसका भी स्किन कलर फेयर ही होगा। पेरेंट्स की हाइट, मतलब फादर की अगर हाइट या उसके भाई की हाइट अच्छी है तो अंदाजा लगा लेते हैं कि लड़की की भी हाइट अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें आदमी देख के अंदाजा, इवन कि उनको जेनेटिक्स के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में जीरो नॉलेज है, बट दे स्टिल कैन अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स वो जेनेटिक्स के बारे में जानते, इतना उन्होंने पढ़ रखा है, पढ़ना पढ़ा हुआ है, बट उनको पता है इसके बारे में कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब लेकिन हम तो ये जानते हैं, लोग एंशिएंट टाइम से जान रहे हैं, आज से नहीं जमाने से जान रहे हैं, बहुत पहले से लोगों को पता है इसके बारे में कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, बट किस पैटर्न में ट्रांसफर होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो जीन आए हैं, हमारे पास जो डीएनए आया हुआ है, हमारे पास जो डीएनए है वो मदर का भी डीएनए है, फादर का भी डीएनए है। अब हम मदर की तरह से दिखेंगे कि फादर की तरह से दिखेंगे, तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको रिवील करने की जो स्टार्टिंग की थी वो एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनके बारे में मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा उनकी लाइफ के बारे में, और हम उनके, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको आराम से पढ़ के उनकी लाइफ के बारे में पढ़ के, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आराम से हम समझ जाएंगे। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि ऐसे नहीं होता है, इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, एक और चीज कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, बट उसको समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो स्पेशली जेनेटिक्स या हेरिडिटी की जो इस चैप्टर की को समझना है, तो कुछ टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जीन समझना पड़ेगा। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द क्रोमोसोम। सबसे पहले आप क्रोमोसोम को समझे, आप डीएनए को समझे, फिर उसके बाद आप जीन पे जाए, अलील, उसके बाद कैरेक्टर, ट्रेट, लेट मी रेज इट, phenotype, जीनोटाइप। ओके, एटलीस्ट इन सारे टर्म्स को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जिनमें से मैं थोड़ा से पहले बता देता हूँ। क्रोमोसोम एंड डीएनए के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, जब आपने पिछले साल जब आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने वहां पे पढ़ा होगा क्रोमोसोम के बारे में कि हर सेल के पास अपने क्रोमोसोम होते हैं। अगर ह्यूमन की सेल के बारे में बात करें, देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो और ये क्रोमोसोम बने किसके होते हैं? ऑफ कोर्स एक न्यूक्लिक एसिड है जिसका नाम डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, प्लस उसके साथ हिस्टोन मिलके बनाते हैं। तो डीएनए क्या है अब वो समझते हैं। मतलब क्रोमोसोम एंड डीएनए ऑलमोस्ट समझ लो सेम है, बस ये आप समझिए डीएनए क्या है। डीएनए वो चीज है, जैसे आप एक देखते हैं कि कोई कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, एक लंबी चौड़ी बिल्डिंग बनी हुई, जो बिल्डिंग बनी हुई है पहले उसके लिए सिर्फ पहले मैप बना होगा, एक मैप बनाया गया होगा, उस मैप के को देखकर उस बड़ी बिल्डिंग को बनाया गया, ऐसे नहीं बना दिया। कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, आपका घर बनता है, कुछ भी बनता है, तो एक मैप के हिसाब से बनता है कि ये इसकी ये लेंथ होनी चाहिए, इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, दीवार इतनी ऊंची होनी चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम रहेगा, यहाँ पे बेडरूम रहेगा, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे डीएनए समझ लो एक मैप की तरह से आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो किसने डिटरमाइन किया हुआ है, किसने बताया हुआ है कि ये आपका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो बताता है डीएनए। हर सेल अपने अपने हिसाब से काम करती है और पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर आपका फ्रेम करती है। तो डीएनए के अकॉर्डिंग सारी चीजें। अब पूरा का पूरा डीएनए काम का नहीं होता, पूरा का पूरा जो मैप होता है उसमें बहुत सारी चीजें बनी हुई, बहुत सारी चीजें लिखी हुई, जो आपको ठीक लगता है कि आप बहुत सारी उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी हो सकता है बनी हुई है, आप उसको ना बनवाना चाहे, आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उसके हिसाब से आप उसको छोड़ देंगे। बट जो काम की चीजें बनवा रहे हैं उसको हम जीन बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कह दिया, सिंपल सा मतलब है, ये आपका डीएनए है,
डीएनए में जो फंक्शनल पार्ट है वो जीन, जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उसको छोड़ देते हैं। ये फंक्शनल पार्ट है, ये वाला मान लेते हैं फंक्शनल पार्ट। तो ये फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट का मतलब वो पार्ट जो कैरेक्टर को कोड करता हो, किसी कैरेक्टर को कोड करता हो। आपकी आई कलर के लिए कोई ना कोई प्रोटीन होगा, हर कैरेक्टर के लिए एक प्रोटीन होता है। आपकी लेंथ है उसके लिए भी कोई प्रोटीन है, आपकी जो हाइट है उसके लिए कोई प्रोटीन, आप लंबे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई प्रोटीन, आप छोटे रह गए तो ऑफकोर्स वो प्रोटीन नहीं बना होगा। आपकी स्किन कलर डार्क है तो उसका मतलब मिलेनिन नाम का प्रोटीन बना तो आपकी स्किन कलर डार्क है, मिलेनिन कम बना तो आपकी स्किन कलर फेयर है। आपकी आई कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कोई प्रोटीन होगा, आपकी हेयर कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कोई प्रोटीन होगा, आपका हेयर कर्ली होगा कि आपका हेयर स्ट्रेट होगा, आपकी बॉडी के आपकी नोज पॉइंटेड होगी कि फ्लैट होगी, कि और आपके ईयर लोब्स जो है वो सटे हुए होंगे कि इसके साथ आपके चिन के साथ, या फिर आपका अलग होंगे। तो ये सारी चीजें प्रोटीन से कंट्रोल होती है। तो डीएनए का वो पार्ट जो लास्ट में कोई प्रोटीन बना लेता है, और प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है पूरा, बट पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन नहीं बना पा रहा। जो प्रोटीन बनाएगा वही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, और उसी उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम जीन बोल देंगे। तो जीन क्या है? जीन कुछ नहीं है, डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बना रहा है और प्रोटीन की वजह से कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है, और उसी को हम जीन बोल रहे हैं। आई होप कि आपको जीन समझ में आ गया। अब मान लेते हैं आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन टी है। एक जीन है, हर क्रोमोसोम पे अपने जीन होते हैं क्योंकि डीएनए का ही पार्ट है। अब जीन डीएनए पे होगा, डीएनए क्रोमोसोम पे होगा। आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा जीन है? कैपिटल टी। बट इसके फॉर्म हो सकते हैं। वो जीन जो है, अगर ये दो टाइप के जीन हो सकते हैं, इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं कैपिटल टी के। T1 हो सकते हैं या T2 हो सकते हैं। अगर T1 है तो इनके फॉर्म्स को आप जीन ना कह के आप इसको अलील बोलते हैं। तो अलील समझ में आ गया, दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो जीन के जो फॉर्म होते हैं, जीन आप समझ गए, हाइट और मतलब कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है? एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा जीन, बट जीन अलग अलग फॉर्म में होते हैं, तो उनकी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और ये कैरेक्टर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारी बॉडी में ढेर सारे कैरेक्टर, हमारी हाइट, हमारी नोज, हमारी आईज, हमारे बॉडी का जितने भी बॉडी पार्ट है, हर कुछ ना कुछ कैरेक्टर, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ढेर सारे क्या पाए जा रहे हैं, बहुत ढेर सारे कैरेक्टर होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हजारों टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, हर प्रोटीन कुछ ना कुछ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके। अब ये ट्रेड क्या होते हैं? सिंपल सी चीज है, आप लंबे हैं, हाइट आपका कैरेक्टर है। अब जैसे आपका जीन है, उसके फॉर्म आपके ट्रेड के एलील कहलाए, वैसे ही हाइट है, और हाइट के फॉर्म मतलब कंट्रास्टिंग फॉर्म इज कॉल्ड ट्रेट। तो हाइट का जो कंट्रास्टिंग फॉर्म होता है उसको हम ट्रेट कहते हैं। अब वो टॉल हो सकता है, वो ड्वार्फ हो सकता है। तो ये टॉल और ड्वार्फ, ये सारी चीजें क्या होती है? ट्रेट होती है। बट हाइट क्या है? दिस इज द कैरेक्टर। ओके। नेक्स्ट जो टर्म है वो आप समझिए, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल मेकअप, ये दिखते कैसे, मॉर्फोलॉजिकल मेकअप या फिजिकल मेकअप या फिजिकल अपीयरेंस, ये दिखते कैसे। तो अब कोई भी मान लेते हैं प्लांट है, प्लांट छोटा है तो हम उसको डॉफ बोलेंगे, डॉफ। अब वो प्लांट लंबा होगा तो हम कहेंगे ये टॉल प्लांट है। तो ये उनका फिनोटाइप है। प्लांट डॉफ भी हो सकता है, प्लांट टॉल भी हो सकता है। अगर किसी ने पूछ दिया कि अच्छा एक ये प्लांट है, इस प्लांट का ये मार्कर है, इस मार्कर का फिनोटाइप बताओ, हम कहेंगे कि ऑरेंज कलर है। हमने कहा इसका बताओ, तो हमने कहा ये येलो कलर है। तो ये जो दिख रहा है हम वो बताएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। और दूसरा वर्ड यहाँ पे जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है जीनोटाइप। और जीनोटाइप बताता है किस चीज को? ये बताता है जेनेटिक मेकअप को बताता है, जेनेटिक मेकअप को बताता है कि
वो जो प्लांट है उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा है, उसके अंदर जो जीन पाए जा रहे हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या है। हमें पता है हमारे हमारे जो फादर है उनके पास भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन था, उनकी भी तो कोई हाइट होगी। मदर है उनके पास भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है। हमारे फादर है उनकी भी एक स्किन कलर है, हमारे मदर है उनकी भी एक स्किन कलर। जो फादर की स्किन कलर है उनके लिए उनके पास जीन है, वहां से फादर से जीन में हमारे अंदर आया या मेरे अंदर आया, मदर से मदर वाले जो स्किन कलर का जीन आया मेरे अंदर। इसका मतलब मेरे पास दो टाइप के क्या आ गए, मेरे पास जो जीन आया हुआ है, स्किन कलर का जो जीन आया हुआ है वो फादर से भी आया हुआ है, मदर से भी आया हुआ है, मतलब दो अलील हो गए। फादर और मदर वाले जो जीन थे उनको हम अलील बोल सकते हैं। तो उसमें से अगर हमारे जो सेल सबसे पहले जो जाइगोट बना होगा उनके अंदर कौन सा था, अगर दोनों मान लेते ये जाइगोट है, जाइगोट के अंदर मान लेते हमारी स्किन कलर अगर मेलेनिन एम से इसको डिनोट करते, अगर कैपिटल एम आया और मदर से भी कैपिटल एम आया, मतलब मदर के पास भी मेलेनिन वाला जीन था, फादर के पास भी मेलेनिन वाला जीन था, तो हमने उसको क्या लिख दिया, एम लिख दिया। तो अगर जाइगोट के अंदर दोनों जीन जो अलील है वो सेम है तो हम इसको बोल देंगे होमोजाइगस। और अगर दोनों जीन डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे कह दें कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है, तो हम इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस एंड देन हेट्रोजाइगस। और अगर दोनों स्मॉल एम है तो भी होमोजाइगस। तो ये तो टर्मिनोलॉजी के बारे में याद रखें। क्रोमोसोम क्या होते हैं, रॉड डाइग स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए क्या है, डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास इंफॉर्मेशन है सारे पूरे आपके बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने की। जीन क्या होते हैं, जीन डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनमें प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। मतलब कुल मिला जुला के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए। ओके, अलील क्या होते हैं, इन्हीं जीन के अलग अलग फॉर्म जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। और कैरेक्टर आपको पता ही है, ढेर सारे कैरेक्टर हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं। ट्रेट, उनके फॉर्म को हम ट्रेट बोलते हैं। फिनोटाइप, हम जो दिख रहा है उस आदमी के अंदर, उस प्लांट के अंदर जो भी दिख रहा है उसको हम फिनोटाइप बोल देंगे, मतलब वो फिनोटाइप कैरेक्टर होंगे। और जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मेकअप, उसके अंदर पाए जाने वाले जो जीन है। अब ये जीनोटाइप जो हो सकते हैं वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। अगर दोनों कैपिटल एम है तब भी होमोजाइगस, स्मॉल एम है स्मॉल एम है तब भी होमोजाइगस। बट अगर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम है, यहाँ पे थोड़ा से चीजें अलग होती है, इसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। आई होप कि टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई, ये बहुत जरूरी है। आप एक बार इसको पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे जब पढ़ाऊंगा उनके मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में और मेंडल के जो लॉज थे जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ऐसे 2-3 लॉज हमें पढ़ने हैं जिनको पढ़ने के लिए हमें कुछ क्रॉसेस करवाने पड़ेंगे। तो हमें समझ में आएगा वहां पे जाके कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो टर्मिनोलॉजी है इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक बार इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लेक्चर को अच्छे से देखिए और पूरा इसको देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।